स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। विशेष तौर से रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। 2016 के बाद जो कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं, दरअसल ग्रेच्युटी के एरियर का लाभ अब उन्हें दिया जाएगा। इस पर आज एक ऑर्डर जारी हुआ है। हालांकि सिंगल ये केस था जो कि कोर्ट में चल रहा था, जिस पर ऑर्डर जारी हुआ है। तो ये जानकारी बिल्कुल हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि इस बारे में राज्य सरकार की ओर से भी यानी कि इस ऑर्डर पर राज्य सरकार की ओर से भी अमल किया गया है। तो फैसला किस केस में लागू हुआ है जानकारी देंगे, और कैसे बाकी कर्मचारियों को भी अब इसका लाभ मिल सकता है ये भी बिल्कुल बारीकी से हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात लोन को लेकर करेंगे, क्योंकि लोन ऑथराइजेशन एडवांस में ही राज्य सरकार को मिल गई है। भारत सरकार से आखिरकार कितना लोन कितनी अवधि में ये ले पाएंगे, ये भी जानकारी हम आप तक आज पहुंचाएंगे, और मुख्यमंत्री के टूर को लेकर भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा है। अभी भी ओलावृष्टि और आंधी तूफान का सिलसिला हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में देखा जा रहा है। हालांकि अभी 2 मई तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा, ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रेडिक्शन जारी की गई है। लेकिन इस बीच जो बड़ा नुकसान हुआ है वो सेब की फसल को हुआ है। दरअसल जो सेब की फ्लावरिंग है वो इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ये ज़रूरी रहता है कि सेब की अच्छी फ्लावरिंग के लिए तापमान 14 डिग्री के करीब हो, लेकिन यहाँ 10 डिग्री पर अभी तापमान पहुंच चुका है। केवल नुकसान बागवानों का नहीं हुआ है, बल्कि इसके अलावा बाकी जगहों पर भी कुछ एक लोगों का नुकसान हो गया है। तेज़ आंधी तूफान आने की वजह से कुछ एक घरों की छतें उड़ गई हैं। ग्रामीण इलाकों में इस तरह का मामला सामने आया है। और दूसरी बड़ी बात करना चाहेंगे मुख्यमंत्री के टूर को लेकर भी, क्योंकि ये भोरन जाने वाले थे लेकिन नहीं जा पाए। मौसम की वजह से ही आज इनका ये टूर भी प्रभावित हो गया। खराब मौसम था जिस वजह से नहीं जा पाए। अगली बात, हम लोक सेवा आयोग की ओर से जो स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी किया गया है उससे संबंधित अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। ये विभिन्न विभागों की परीक्षाएं होंगी। स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी हो चुका है। हालांकि लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर भी आप पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। ये जून और जुलाई माह में ये टेस्ट होने वाले हैं। फिलहाल सभी परीक्षाओं को लेकर वेबसाइट में यूं तो जानकारी दी गई है, लेकिन फिर भी आपको अपडेट दे देते हैं। उच्च शिक्षा विभाग के लिए लेक्चरर स्कूल न्यू हिंदी का टेस्ट 8 जून को होगा। इसके साथ ही लेक्चरर स्कूल न्यू राजनीति शास्त्र का टेस्ट 9 जून को होगा। इकोनॉमिक्स का 11 जून को, उद्योग विभाग के लिए माइनिंग इंस्पेक्टर का टेस्ट 12 जून को होगा। असिस्टेंट आर्किटेक्ट का 25 जून को होगा। इसके साथ ही एचएएस की परीक्षा के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 30 जून को होने वाला है। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबी लिस्ट है, वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। और जैसा कि हमने कहा जुलाई तक ये परीक्षाएं होने वाली हैं, तो 28 जुलाई को जो परीक्षा होगी वो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के पद के लिए होगी। तो वेबसाइट पर जाकर अपने अपने विभाग से संबंधित परीक्षा का स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल चेक किया जा सकता है। तो जो अभ्यर्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल उनके लिए ये हम जानकारी लेकर आए थे। अगली बात 12वीं कक्षा के परिणाम से जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि एक दफ़ा फिर इसमें बेटियां बाजी मार गई हैं। दरअसल बैजनाथ की कामाक्षी शर्मा और मंडी की छाया चौहान ने साइंस विषय में पहला स्थान प्राप्त किया है। हालांकि तकरीबन पूरे हिमाचल प्रदेश में ये 41 बच्चे हैं जिन्होंने पहले 10 स्थान हासिल किए हैं। टॉप 10 स्टूडेंट्स की अगर हम जानकारी दें तो आंकड़ा हमारे पास 41 के करीब आया है, और इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली साइंस विषय में छाया चौहान और कामाक्षी शर्मा है। कामाक्षी शर्मा ने 98% अंक प्राप्त किए हैं, 98.80% अंक प्राप्त किए हैं, और छाया चौहान ने भी यही स्कोर हासिल किया है। दूसरे स्थान पर हमीरपुर की श्रुति शर्मा और घुमारवी की एंजल ने तीसरा स्थान हासिल किया है। यानी कि बेटियां ही पूरी तरह से आगे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, छात्र भी देखिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं, छात्र और छात्राओं की। लेकिन अगर मुकाबले की बात करें तो छात्राएं इस बार भी आगे रही हैं, और हर वर्ष ऐसा ही देखने में आता है। बेटियां काफ़ी अच्छा स्कोर हासिल कर जाती हैं बेटों के मुकाबले। इस वर्ष 85,777 बच्चों ने 12वीं कक्षा के पेपर दिए थे, और इसमें से 63,092 बच्चों ने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। ये भी एक आंकड़ा हम आपके लिए लेकर आए थे। अब आना चाहेंगे पॉलिटिकली सिनेरियो इस वक्त हिमाचल प्रदेश का कैसा चल रहा है, क्योंकि रोज़ाना पॉलिटिकल लीडर से जुड़ी अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो बड़ी जानकारी ये है कि मंडी में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक और बड़ी
स्टेटमेंट दी है। दरअसल यहाँ उन्होंने सवाल अब इस बार आरएसएस से पूछ लिया है, जहां उनका कहना है कि कंगना रनौत जैसी प्रत्याशी को क्या आरएसएस भी सपोर्ट करता है, और खान पान को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां उन्होंने पहले दी है, क्या आरएसएस भी उससे संतुष्ट है। ये सवाल आरएसएस से उन्होंने इसलिए उठाया है क्योंकि बार बार सनातन धर्म की सुरक्षा को लेकर, रक्षा को लेकर स्टेटमेंट्स आरएसएस की ओर से सामने आती है। तो क्या ये संगठन ऐसी प्रत्याशी को सपोर्ट करेगा जो कि यहाँ की संस्कृति को लेकर, खान पान को लेकर इस तरह की टिप्पणियां करती आई हो। खैर, यहां आरएसएस से तो सवाल किया ही गया है, हालांकि इसका मतलब समझ नहीं आ रहा है कि बीच में आरएसएस को क्यों लाया गया, क्योंकि देखिए राजनीति में तो आरएसएस का कोई काम नहीं है, ये बात सभी जानते हैं और ये बात खुद भी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कबूली है। लेकिन फिर भी इस सवाल का जवाब उन्होंने मांगा है और बार बार सनातन धर्म पर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लग रहे हैं। सनातन धर्म को लेकर कई तरह की बातें विक्रमादित्य सिंह भी कहते हैं, कंगना रनौत भी कहती हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं, जिस वजह से अब कहीं ना कहीं आरएसएस का नाम भी बीच में आ गया है और आरएसएस से ही सवाल का जवाब यहां मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मांगा है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कंगना कर रही हैं वो टपोरी शब्द हैं। मुंबई में उन्हें टपोरी शब्द ही कहा जाता है और ये शिक्षा की कमी के चलते हुआ है, क्योंकि शिक्षा का अभाव है। कंगना रनौत में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की तो नहीं जानती हैं कि किस तरह से अपनी बात रखनी है या कहां पर कौन सा शब्द कैसे इस्तेमाल करना है। तो इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो विक्रमादित्य को शहजादा कहे या किसी और शब्द से नवाजे। इस बात से फर्क उन्हें नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क इतना जरूर पड़ रहा है कि भाजपा ने जिसे अपना प्रत्याशी बनाया है वो तो एक तरह से शिक्षा भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाई हैं। तो यहाँ आज कंगना रनौत की शिक्षा को लेकर भी कई तरह के सवाल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने उठाए। तीसरी बड़ी बात उन्होंने ये भी कही है, एक तरह से कंगना रनौत को ललकारा है विक्रमादित्य सिंह ने और कहा है कि बुद्धिजीवियों के समक्ष आकर मंडी के सेरी मंच में वो उनके साथ डिबेट करें, उसके बाद पता चल जाएगा कि हिमाचल की कितनी ही जानकारी कंगना रनौत को है। ये डिबेट वाली बात पहली मर्तबा देखिए मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नहीं कही है, बल्कि इससे पहले भी कई दफ़ा कह चुके हैं। जब उन्हें कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी भी नहीं घोषित किया गया था, उससे पहले भी ऐसी स्टेटमेंट सामने आई थी जिसमें डिबेट के लिए वो कंगना रनौत को ललकार रहे थे। और मकसद यही है विक्रमादित्य सिंह का, वो ये दर्शाना चाह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा नॉलेज हिमाचल के बारे में कंगना नहीं रखती है जैसा कि अभी दिखा रही हैं, ऐसा उनका मानना है। और इस बात को सिद्ध करने के लिए ही डिबेट के लिए उन्होंने कंगना को ललकारा भी है। लेकिन अब कंगना डिबेट के लिए जाती है या नहीं, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। यानी कि इस बात का जवाब वो कैसे देती है, ये बिल्कुल आने वाले दिनों में हम देखने वाले हैं। हालांकि देखिए स्मार्ट सिटी पर यहाँ बवाल मचा हुआ है स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर, क्योंकि एक और स्टेटमेंट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी है आज ये, क्योंकि ऐतिहासिक पंचवक्त्र मंदिर में गए थे। मंडी शहर का ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ पर भी प्राकृतिक आपदा के बाद काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था, तो जिसके चलते इनका ये मानना है कि स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट जब ये शुरू करेंगे मंडी शहर में, तो उसी के तहत रिवर फ्रंट भी तैयार किया जाएगा ब्यास नदी पर। अब देखिए, इससे पहले जब स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट शुरू करने की अनाउंसमेंट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की थी, मंडी शहर को लेकर उन्होंने ये कहा था कि महानगर के तौर पर वो इसे विकसित करेंगे और देश का नंबर 1 शहर बनाएंगे। तो भाजपा नेता राकेश जम्वाल की ओर से सवाल ये उठाया गया था कि स्मार्ट सिटी मिशन तो अभी जून 2024 में खत्म होने वाला है, उसके बाद भारत सरकार दूसरा चरण लेकर आती है या नहीं, भारत सरकार पर निर्भर करता है। ऐसे में हवा में इस तरह की स्टेटमेंट्स और अनाउंसमेंट्स कैसे मंत्री विक्रमादित्य सिंह कर सकते हैं। लेकिन इस बात का तो कोई जवाब यहाँ विक्रमादित्य सिंह ने दिया नहीं और दूसरी अनाउंसमेंट आज उनकी ओर से कर दी गई है, जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक पंचवक्त्र मंदिर को लेकर अपनी बात रखी है और ये भी कह दिया है कि रिवर फ्रंट तैयार किया जाएगा ब्यास नदी के ऊपर और ये भी स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा होने वाला है। फिलहाल क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो बाद में पता चल पाएगा, क्योंकि पहले ये जानकारी आएगी कि मंडी संसदीय सीट किसके नाम रहती है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आज करसोग में थे, क्योंकि भाजपा मंडल करसोग में पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया गया था और यहां फिर एक दफा नेता प्रतिपक्ष ने यह ऐलान किया है कि सेंटर के साथ साथ स्टेट में भी भाजपा की सरकार बनने वाली है। और इतनी ज़्यादा बारिश में भी करसोग में भीड़ एकत्रित हो गई है, तो इस बात के खुले संकेत मिल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में तो चारों सीटें लोकसभा की भाजपा के नाम ही होने वाली है। हो ना हो करसोग के लोग कंगना रनौत को ही अपनी वोट देंगे, इस तरह का दिलासा
और हवाला देते हुए वहां पर वो नजर आए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एक आरोप कांग्रेस सरकार पर यह भी लगाया कि हर विकासात्मक कार्य रोक दिया गया है, नौकरियां नहीं दी जा रही है। और हिमाचल के ये हालात हैं कि कई वर्षों पीछे अब हिमाचल प्रदेश आ गया है प्रगति और उन्नति के मामले में, क्योंकि कुछ कांग्रेस सरकार ने किया ही नहीं। लेकिन अब ये समय आ गया है जब जनता अब इस कांग्रेस सरकार का रास्ता ही रोक दे, जिसने विकासात्मक कार्यों का रास्ता रोका हुआ है और रोजगार का रास्ता रोका है। फिलहाल क्योंकि इस तरह की स्टेटमेंट बार बार दी जा रही हैं और नेता प्रतिपक्ष काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में भी नजर आ रहे हैं। हालांकि बार बार एक ही बात उनकी ओर से अभी भी कही जा रही है कि 25 से उनकी संख्या 34 हो गई है, और ये आंकड़ा कांग्रेस की ओर से नकारा जा रहा है। बार बार कांग्रेस सरकार में मंत्री ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार 25 से 34 कब हो गए, अभी तक तो उपचुनाव भी नहीं हुए हैं, तो ऐसे में कैसे वो 34 हो सकते हैं। और 3 निर्दलीय विधायकों को लेकर भी बार बार भाजपा दावा कर रही है, लेकिन यहाँ मुसीबतें देखिए निर्दलीय विधायकों के मामले में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक और नोटिस क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से उन्हें जारी कर दिया गया है। कोर्ट के मैटर की बात करें तो 30 अप्रैल को अब सुनवाई होने वाली है। 7 मई से पहले अगर इस्तीफा स्वीकार नहीं होता है तो देखिए इन 6 उपचुनावों के साथ तो 3 निर्दलीय विधायक अपने हलकों में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये भी सीधे तौर पर बात है। तो ऐसे में भाजपा कॉन्फिडेंस में है और फिर 9 की 9 सीटें जीत लेंगी और 9 की 9 सीटों पर ही उपचुनाव होने वाला है, इस बात को कहती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस के नेता इसी बात पर काफी ज्यादा हंस भी रहे हैं और ये गलत सोच एक तरह से भाजपा की बता रहे हैं। पिछले कल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लिया था, ये कहकर कि जो इस वक्त हिमाचल प्रदेश के हालात बने हैं और कांग्रेस सरकार में जो हालात बन चुके हैं उसे देखते हुए नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री सुक्खू को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ना तो वो अपना संगठन बचा पाए और ना ही सरकार बचा पाए हैं। तो इस पर जवाब आज दिया गया है कांग्रेस सरकार की ओर से भी। दरअसल CPS मोहन लाल ब्राक्टा और किशोरी लाल का ये कहना है कि जब इससे पहले हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हुए थे, भाजपा की सरकार थी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे, तो उन्होंने तो इस्तीफा नहीं दिया था जब चारों उपचुनाव की सीटें भाजपा हार गई थी। उस वक्त इनकी नैतिकता कहां गई थी, जिस नैतिकता की याद ये बार बार मुख्यमंत्री सुक्खू को दिला रहे हैं। ये सत्ता के लालची हो गए हैं, कुर्सी को हथियाने के लिए कोई भी हथकंडे अपना रहे हैं, किसी भी लेवल तक जाने के लिए तैयार हो गए हैं। इसीलिए तो खरीद फरोख्त की राजनीति यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शुरू की है, क्योंकि कुर्सी से दूर इनसे नहीं रहा जा रहा है। कोई भी मापदंड अपनाने के लिए अब ये तैयार है, तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन जनता सब जान गई है और इसका करारा जवाब भी भाजपा को मिलकर रहेगा इन चुनावों में, ये आज दोनों CPS की ओर से कहा गया है। तो एक तरह से जवाब सामने आ गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री का इस्तीफा अभी नेता प्रतिपक्ष मांग रहे थे, तो जवाब में दोनों CPS ने अपनी ये बात कह दी है और पिछली याद इन्हें दिलाई है कि जब चारों उपचुनाव की सीटें ये हार गए थे तो उस वक्त इन्होंने क्यों इस्तीफा नहीं दिया, जो अब ये मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं। देखिए रामपुर ब्लाइंड मर्डर में भी आरोपी गिरफ्तार हो गया है। दरअसल ये गुत्थी भी यहाँ पुलिस ने सुलझा ली है। रामपुर उपमंडल के सुंगरी में महिला की हत्या का मामला सामने आया था। बेरहमी से जंगल में ही महिला का शव फेंक दिया गया था। आरोपी को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि SIT का गठन किया गया था और विशेष मकसद से किया गया था कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी हो। जितने भी साक्ष्य इस हत्यास्थल से जुटाए गए थे उन पर बारीकी से जांच की गई, हर पहलू पर जांच की गई और उसके बाद 37 वर्षीय एक युवक की गिरफ्तारी हुई है। इनका नाम यहाँ विदेश कुमार बताया जा रहा है। फिलहाल अभी तक ये मालूम नहीं हो पाया है कि आखिरकार इस युवक ने ऐसा किया क्यों, लेकिन पूछताछ इससे हो रही है और जल्दी ही इस मर्डर से जुड़े अहम खुलासे हो सकते हैं और भी कई आरोपी इससे जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल अभी मामले की तहकीकात की जा रही है, पूछताछ इस आरोपी से हो रही है और आखिरकार ऐसा कदम इसने उठाया ही क्यों, क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी या फिर कुछ और हो गया था, इस बात का जवाब भी अभी तक हालांकि सामने नहीं आया है। लेकिन बड़ी कामयाबी ये है कि 2 दिन के भीतर ही ये ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझ चुकी है। इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस सरकार नाराज चल रही है और कारण ये है कि मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज प्रेस वार्ता करके बताया कि जितने भी पत्र जारी किए जा रहे हैं चुनाव आयोग को, कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस उसमें नहीं आ रहा है। कई काम यहां सरकार के लटक गए हैं जो लोगों से जुड़े थे, नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, भर्तियां नहीं हो पा रही है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जिन कर्मचारियों ने पूरा कर लिया है, रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स उनके लिए नहीं हो पा रहे हैं और सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग ही इनकार कर रहा है। चुनाव आयोग
आयोग परमिशन नहीं दे रहा है किसी भी काम को पूरा करने के लिए। तो सौतेला व्यवहार कांग्रेस सरकार के साथ हो रहा है। इस पर एक उदाहरण देते हुए आज मंत्री जगत सिंह नेगी ने यह भी कहा कि 1500 रुपए के लिए फॉर्म फिल करवाए जा रहे थे, लेकिन फिर भाजपा की सुनते हुए चुनाव आयोग ने यह फॉर्म फिल करवाना भी बंद कर दिया। तो एक तरह से खुले तौर पर तो उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन संकेत ऐसे ही दिए हैं कि इलेक्शन कमीशन भी भाजपा की सुन रहा है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश में सभी काम रुकवाए जा रहे हैं। विकासात्मक कार्यों को पूरा करने के लिए भी अनुमति नहीं दी जा रही है। नियुक्तियों और भर्ती और प्रमोशन से जुड़े मामले भी पूरी तरह से लटक गए हैं। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने जा रहा है। तकरीबन 1000 के करीब टीचर्स की भर्तियां होनी है, लेकिन ये कैसे संभव हो पाएगा जब इस पर परमिशन ही नहीं मिल रही है। इसके अलावा 1500 रुपए के लिए जो फॉर्म फिल करवाए गए थे, इसमें 48,000 फॉर्म का प्रोसेस शुरू हो चुका था, लेकिन बीच में ही प्रोसेस रुकवा दिया गया है। हालांकि इस पर अनुमति दी जा सकती थी, लेकिन फिर यहां भाजपा की सुनी गई और ये प्रोसेस भी रुकवाया गया है। इसलिए नाराजगी व्यक्त की है और साथ ही साथ अपील भी की है कांग्रेस सरकार ने इलेक्शन कमीशन से कि जो पत्र यहां समय समय पर जारी किए जा रहे हैं कर्मचारियों से संबंधित या आम जनता से संबंधित, उस पर परमिशन दे दी जाए, क्योंकि जून तक अगर रुकेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान लोगों को भी होगा, सरकार को भी होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी इस दौरान रुके हुए हैं। अब देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के चलते अभी आचार संहिता लगी है, लेकिन इसी बीच भारत सरकार से हिमाचल सरकार को लोन ऑथराइजेशन एडवांस में मिल गई है। हिमाचल सरकार अब वर्तमान वित्त वर्ष में जो पहले 9 महीने होंगे उस अवधि के दौरान 6200 करोड़ रुपए का लोन ले सकेगी। ये अनुमति मिल चुकी है। इसके बाद दिसंबर 2024 तक काम चलाने को 6200 करोड़ का लोन लेने के लिए अलग अलग मंजूरी लेने की आवश्यकता भी नहीं होगी, यानी कि एक ही बारी में जो मंजूरी ली जाएगी या मंजूरी मिल चुकी है ये अगले 9 महीने तक रहेगी और इसमें 6200 करोड़ का जो लोन लेना है, खैर वो अपने स्तर पर सरकार लेगी, कब कितने लोन की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर पिछले वर्ष की अवधि की हम बात करें, जो पिछला वित्त वर्ष था, तो इतनी ही अवधि के लिए केवल 6008 करोड़ की ऑथराइजेशन मिली थी। तो इस बार थोड़ी सी ये ऑथराइजेशन भी बड़ी है और एक तरह से एडवांस में मिल चुकी है। तो एक राहत भरी खबर ये सरकार के लिए हम कहना चाहेंगे। रिटायर्ड कर्मचारियों से जुड़ी भी एक जानकारी लेकर आए हैं। 2016 के बाद जो कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं उनके लिए ये राहत भरी खबर है, क्योंकि ऐसे ही एक मामले में ऑर्डर जारी हुआ था कि ग्रेच्युटी का एरियर भी रिटायर्ड कर्मचारियों को जल्दी दिया जाए और इस फैसले को अमल में भी लाया गया है। हालांकि ये जो मामला बताया जा रहा है ये उच्च शिक्षा विभाग से गजराज ठाकुर बनाम हिमाचल सरकार मामले में सामने आया है और हिमाचल हाई कोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक को अवमानना नोटिस दिया था। इसके बाद यह मामला राज्य सरकार को आया। फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा है कि हालांकि इस केस में वेतन या पेंशन रिवीजन इशू नहीं था, फिर भी वित्त विभाग याचिकाकर्ता गजराज ठाकुर को यह एरियर अदा करने में सहमति देता है। फाइनेंस सेक्रेटरी ने यह भी कहा है कि इस फैसले को माननीय उच्च न्यायालय को भी अवगत करवा दिया जाए। शिक्षा विभाग ने इसकी जानकारी अब हाईकोर्ट में रख दी है। गौर करने वाली बात यह है कि अब इसी केस के आधार पर बाकी कर्मचारियों को भी राहत मिल सकती है, क्योंकि यहाँ भी 2016 के बाद ये रिटायर्ड कर्मचारी थे और ग्रेच्युटी का एरियर, संशोधित ग्रेच्युटी का एरियर देने की मांग इन्होंने दरअसल उठाई थी और अब जब इनके फेवर में फैसला आया तो सरकार की ओर से भी इसे लागू कर दिया गया है, जैसा कि बाकी कर्मचारी भी डिमांड कर रहे थे। तो इसी आधार पर अब बाकी कर्मचारियों को, बाकी रिटायर्ड कर्मचारियों को भी यहाँ लाभ मिल सकता है। मुख्यमंत्री के टूर से जुड़ी जानकारी दें तो खराब मौसम के कारण आज ये भले ही भोरंज ना जा पाए हों, लेकिन इसके बाद अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नदौन जाएंगे, एक रात वहां रुकेंगे, उसके बाद शिमला लौट आएंगे। इससे पहले एक हफ्ते का समय हालांकि इन्होंने नदौन विधानसभा क्षेत्र में दिया था, लेकिन इस बार एक रात के लिए ही जा रहे हैं और फिर जब शिमला लौटेंगे उसके बाद 2 और 3 मई को ये मंडी संसदीय क्षेत्र में होंगे। विक्रमादित्य सिंह का सहयोग करने वाले हैं। भरमौर, करसोग और बंजार का ये दौरा करने वाले हैं। फिलहाल अभी बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस की ओर से टिकट अगले कब तय किए जाएंगे, क्योंकि 3 उपचुनावों को लेकर भी अभी तक प्रत्याशी तय नहीं किए गए हैं और 2 लोकसभा सीटों को लेकर भी संशय बना हुआ है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अब काफ़ी ज़्यादा उलझन में आ गए हैं कि कितना वक्त और लगने वाला है और आम जनता में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इंतजार हो रहा है। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।